नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। जेसीओ जोवार जिस एज में रिटायर होते हैं वो एक्चुअल में उनका रिटायरमेंट का एज नहीं है। ये एक सिचुएशन है जब जेसीओ जोवार को अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है, अपना कैरियर चेंज करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे जेसीओ जोवार रिटायरमेंट से पहले वेल इन एडवांस या फिर अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आप कैसे अपना कैरियर प्लान करें, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि आपका कैरियर प्लान करने में आपको मदद करेगा, जिन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको अपना कैरियर चूज करना चाहिए ताकि आप अपना सेकेंड इनिंग्स ऑफ योर कैरियर, अपना रिटायरमेंट आप जब रिसेटल हो रहे हैं किसी भी फील्ड में तो आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिल पाए। तो चलिए मेन वीडियो में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले सब्सक्राइब किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो पहले आप एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें ये पॉइंट्स नोट करते जाइए जो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। तो फैक्टर नंबर 1 है व्हाट इज योर एज नाउ, एंड द सेकेंड फैक्टर इज व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कैरियर चूज करेंगे, कौन सा जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा जॉब में आपका सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज यानी कि आप जब रिटायर होते हैं तो आपका बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई लोन ले लिया तो वो तो आपको चुकाना ही है। इसी तरह का आपका बच्चों का एजुकेशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका एक रिकरिंग खर्च है, हर महीने में रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो आपको बियर करना पड़ता है वो आपका लायबिलिटीज है। आपका घर में एजेड पेरेंट्स है या फिर और कोई डिपेंडेंट है जिनका देखभाल करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये भी आपका लायबिलिटीज है। तो इन सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो लायबिलिटीज है, इसको बियर करने के लिए आपको चाहिए हर महीना एक मिनिमम एक इनकम लेवल चाहिए जिसको आपको अचीव करना जरूरी होता है। तो आप ये डिसाइड करें कि आपका टोटल लायबिलिटीज कितना है और उस हिसाब से आपका जो सेकेंड कैरियर है वो आपको चूज करना पड़ेगा ताकि वो जो एक्सपेंसेस है वो मीट करने के लिए हर महीना आपके पास एक रिकरिंग इनकम आए। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जितना भी सर्विस किया, इस सर्विस का दौरान कुछ न कुछ तो काम आपने ऐसे किए ही होंगे जिससे आपको एक फ्रेशर से ज्यादा आप काउंट होंगे, यानी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है। वो वर्क एक्सपीरियंस आपको आपका नेक्स्ट कैरियर चूज करने के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो आप नोटबुक में नोट कीजिए कि आपके पास कौन कौन सा वर्क एक्सपीरियंस है ताकि वो एक्सपीरियंस आप अपना नेक्स्ट कैरियर में आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किल। देखिए, एक्सपीरियंस एंड स्किल दो डिफरेंट चीज होते हैं। एक्सपीरियंस वो होता है कि आप काम करते करते जो चीज आपने गेन किया वो आपका एक्सपीरियंस है, और स्किल यह है कि आप काम करते करते उस काम में कितना आपका परफेक्शन आया, वो आपका स्किल है। तो आपके पास ऐसे कोई स्किल तो जरूर होगा कि आप काम करते करते जिसमें बहुत अच्छा परफेक्शन लाए हैं और वो आपको और 10 लोगों से अलग करेगा, यानी कि आप एक सुपीरियर माने जाएंगे और वो स्किल आपको आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये है, देखिए
एक चीज तो मैंने बताया कि आपका लायबिलिटीज ये है कि जो आपको चुकाना ही होगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और रिक्वायरमेंट यह है, इसके अलावा आपका लायबिलिटीज प्लस आपका एक्सपेक्टेशन, आपका होप, आपका एम। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा घर है, आप उस पर रह रहे हैं और आपका एम है कि मैं रिटायरमेंट का बाद ऐसे एक प्रोफेशन चूज करेंगे जिससे कुछ इनकम होगा और मैं एक आलीशान घर बनाऊंगा। तो ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया। आपके पास अभी 2 व्हीलर है और आपका बहुत दिनों का ड्रीम है कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक 4 व्हीलर ले लूंगा, तो इसके लिए आपको पैसे चाहिए। इस तरह का आपका जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल अपना नोटबुक में आप नोट कीजिए कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आपका कैसे काम आएगा वो आगे बताएंगे। नेक्स्ट है आपका गोल। अब देखिए, आप अपना जो फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स आपने नोट किया, आपका कितना रिक्वायरमेंट है, कितना आपका लायबिलिटीज है, वो सारी चीजें आपने नोट किया। अब उस हिसाब से आपके पास एक गोल आपको सेट करना है, आपको अपना गोल फिक्स करना है। देखिए, अगर आप नदी में एक नाव को ऐसे छोड़ देंगे तो वो नाव कब जाके किनारे में लगेगा और कहां लगेगा कुछ पता नहीं होता है। सेलर ने अगर एक गोल फिक्स किया कि मेरे को वहां पहुंचना है तो वो नाव सही जगह पर सही समय पर पहुंच सकता है। ऐसे ही हमारा करियर का भी एक गोल होना चाहिए। जैसे कि किसी ने ये सोचा कि मैं रिटायरमेंट के बाद एसएससी सीजीएल कंप्लीट करूंगा और कंप्लीट करके मैं एक इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का पोस्ट अचीव करूंगा। तो ये हो गया उनका गोल। तो इसी तरह का आपको अपना एक गोल फिक्स करना ही होगा। बट गोल फिक्स करने के लिए आपको जिन बातों को ध्यान में रखना है वो पहले जो पॉइंट्स आपको बताया वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और उन पॉइंट्स का ऊपर आपको विचार करना है। कैसे विचार करना है? जैसे कि आपका एज है बिलो 50 इयर्स, तो बिलो 50 इयर्स के लिए कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएगा। आपके पास ये स्किल है, मान लीजिए आप एयरफोर्स में हैं और कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, आपके पास टेलीकॉम का कोई डिप्लोमा है, तो आप टेलीकॉम कंपनीज में आपको अच्छी सैलरी मिल सकता है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको नहीं देगा। अगर आपके पास एरोनॉटिकल कुछ डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कोई सर्टिफिकेट्स है और वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एरोनॉटिकल कंपनीज में अच्छे जॉब मिल सकता है जो कि आपको कुछ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं दे सकता है। तो इसी तरह का आप अपना जो क्वालिफिकेशन, आपका स्किल, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज को देखते हुए आप अपना गोल को फिक्स कर लीजिए। अब जैसे आपने गोल फिक्स किया तो उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास हो सकता है कि जो आपका प्रेजेंट डेज का एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, आपका स्किल, आपका नॉलेज वो सफिशिएंट नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको वो सारी चीजें गेन करना है। गेन करने के लिए आपके पास आपको समय चाहिए, यानी कि आप अगर वेल इन एडवांस आप कैरियर प्लान करते हैं तो उस दौरान आप कुछ स्पेसिफिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी बात है, एसएससी का एक पोस्ट होता है स्टेनोग्राफर का। उस पोस्ट में एक सर्विसमैन का जो वैकेंसीज होता है वो लगभग हर साल वैकेंट रहता है, यानी कि बहुत कम 1-2 लोग ही उस पोस्ट में रिक्रूट हो पाते हैं, क्योंकि एक सर्विसमैन जो रिटायर होते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास स्टेनोग्राफी का नॉलेज होता है। तो अगर आपने वेल इन एडवांस स्टेनोग्राफी सीख लिया तो आप रिटायरमेंट के बाद जैसे ही एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आउट हुआ, आप उसमें अप्लाई कर दिया, एग्जाम में बैठ गया और आपने टेस्ट देके आ गया, बस आपका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत आसानी हो जाएगा ये सिलेक्शन का। इसी तरह का
आपको जानना होगा कि मेरा जो गोल है उस गोल तक पहुंचने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक नॉलेज का जरूरत है, स्किल का जरूरत है, क्वालिफिकेशन गेन करने की आवश्यकता है, तो वो आपको कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल स्किल। देखिए, आप जहां काम कर रहे हैं वहां आप अब आज तक ऐसी काम करते आए कि आपका एज ए ड्यूटी। अब आपको लास्ट सर्विस में आपको ये सोचना होगा कि आप जो काम आज तक ड्यूटी समझकर करते आए उसको आप ये समझकर करें कि ये काम मेरे को आगे जाकर हर महीना एक रिकरिंग इनकम के लिए सहायता करेगा। यानी कि आपका प्रोफेशनल स्किल आपका ग्रो करना जरूरी है। आप कैसे कर पाएंगे? जब आप सर्विस कर रहे होते तो बाहर जाके तो आप प्रोफेशनल स्किल को ग्रो कर नहीं सकते, क्योंकि आर्म फोर्सेस में ऐसे कोई परमिशन है नहीं। तो आप जहां काम कर रहे हैं वहीं आप अपना प्रोफेशनल स्किल को ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही भी काम है जैसे ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनना है, तो आप इनकम टैक्सेस का सारे रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं, आप केस स्टडी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज करने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इससे क्या होगा? आपका प्रोफेशनल स्किल बढ़ेगा। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक लॉ का क्वालिफिकेशन है, आपने LLB किया है, तो आपने सिविल में जाके अभी सोच लिया कि रिटायरमेंट का बाद मैं प्रैक्टिस करना है। तो आपने क्या करना है? अभी वो जो लॉज का जो बुक्स है वो आपको फिर से रिवाइज करना है, केस स्टडी करना है, ताकि आपका प्रोफेशनल स्किल ग्रो अप होगा। तो इसी तरह का आपने अपना प्रोफेशनल स्किल को ग्रो करना है आपका कैरियर के लिए। अब बताएंगे कि कुछ कैरियर ऑप्शंस। देखिए, आज का दुनिया में कैरियर ऑप्शन तो हजारों ऑप्शंस है। फिर भी आज इस वीडियो में मैं 4 तरह का कैरियर ऑप्शन का डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन है जो सबसे लुक्रेटिव होता है और ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर कैरियर होता है और ज्यादातर लोग इसको पसंद इसलिए करते हैं कि वहां पे जो है आपको फिक्स सैलरी मिलेगा और कुछ एक जगह में फिर दोबारा आपको पेंशन भी मिल सकता है। डिफेंस पेंशन के अलावा आपको पेंशन भी मिल सकता है और आपको जो पे एंड फॉक्स है वो सेफ है, सिक्योर है और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स है और ज्यादा कोई प्रेशर भी नहीं है इन कंपैरिजन विद कॉर्पोरेट। तो गवर्नमेंट जॉब आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ डिपार्टमेंट्स है और कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज है जो कि हर साल हजारों एक सर्विसमैन का वैकेंसीज में रिक्रूट करते हैं। जैसे कि बैंक का रिक्रूटमेंट ज्यादातर जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका रिक्रूटमेंट होता है IBPS का द्वारा। अभी IBPS RRB का वैकेंसी निकला है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और साल में 2 बार निकलता ही है IBPS का। जो वेरियस कैटेगरीज का जो वैकेंसीज है, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया और क्लरिकल जॉब है, ये सब बहुत सारे जॉब्स का IBPS का है। इसके अलावा SBI खुद अपना अलग से एडवर्टाइज करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो SBI के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड जो लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट होता है वो है रेलवेज में बहुत सारे वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए होता है। क्लरिकल पोस्ट के लिए, ग्रुप डी पोस्ट के लिए और ग्रुप डी पोस्ट का तो पहले कुछ 1-2 बार जो रिक्रूटमेंट हुआ था विदाउट एनी एग्जामिनेशन, जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस टाइप का भी हुआ था। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है और आपको जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड जो वेबसाइट्स है ये सब फॉलो करना है। नेक्स्ट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, HS लेवल एग्जामिनेशन है, स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन है, MTS एग्जामिनेशन है, तो ये सारे एग्जामिनेशन में एक सर्विसमैन का प्रॉपर वैकेंसीज होता है। और इन सभी एग्जामिनेशन के लिए जैसे बैंक, रेल एंड SSC, FCI, EPFO, ESIC और सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी एग्जामिनेशन होता है
रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जितना भी होता है, इस सब में आपका डिफेंस का लिया हुआ जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपको वरीड होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको डिपो रेजिमेंट से या रिलीजिंग अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट इज एट पार विथ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ सिविल। सो आप ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे वैकेंसीज है। और अगर ऑयल इन एडवांस आपने प्रिपरेशन थोड़ा सा लिया, प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप देख सकते हैं। जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश, ये 4 पेपर मेनली होता है। बैंक के लिए कुछ अलग होता है, जैसे आरबीआई का हो गया और एसबीआई एंड आईबीपीएस का जो एग्जाम्स होता है उसमें कंप्यूटर नॉलेज एंड बैंकिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स होता है, इसके लिए भी आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, उसी स्टेट में रहना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारे वैकेंसीज आपको मिलेगा। तो उसमें आपको अच्छे अच्छे पोस्ट में भी मिल सकता है। बहुत सारे स्टेट्स है जहां की स्टेट सिविल सर्विस में भी आप अपियर कर सकते हैं। तो आपको ये सभी चीज का पता लगाना है। आप अपना जो स्टेट का जिन कंसर्न्ड अथॉरिटी है, पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका वेबसाइट में जाके देखिए और आप इन एडवांस उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है बहुत सारे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट पीएसयू है, ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में हर साल हजारों पोस्ट खाली होता है, जिसमें एक सर्विसमैन का काफी वैकेंसीज रहता है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक जगह है जैसे कि डिफेंस या फिर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में रिक्रूट करते हैं। जैसे कि आपका एज 50 ईयर से ज्यादा हो गया तो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 50 साल से ज्यादा होने पर आपका परमानेंट पोस्ट में रिक्रूटमेंट नहीं होता है। उस केस में आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में जो है रिक्रूट हो सकते हैं और उसमें सैलरीज भी एट पार विथ परमानेंट पोस्ट ही होता है। जैसे कि एएफटी है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, उसमें देखिए अभी तक आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल है और कंट्री में जितना भी आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है सब जो है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का द्वारा ही चालित हो रहा है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफेंस प्लेसमेंट एजेंसी। डिफेंस प्लेसमेंट एजेंसी भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपना यूनिट में रहते रहते आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर में जाइए और वहां पे आपको आर्मी प्लेसमेंट एजेंसी या डिफेंस प्लेसमेंट एजेंसी मिलेगा, वहां पे आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट जॉब। देखिए कॉर्पोरेट जॉब जो है डिफेंस पर्सनल के लिए बहुत कम लोग हैं जिनके लिए सुइटेबल है। जैसे कि आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, जैसे आपके पास इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा है या डिग्री है और उसका जो रिलेटेड काम आपने डिफेंस फोर्सेस में किया, तो आपका वो क्वालिफिकेशन, आपका वो एक्सपीरियंस, स्किल, उसके बेसिस पे आपको सिविल में एक किसी अच्छे कंपनीज में अच्छे सैलरीज का जॉब मिल सकता है। जैसे कि अभी देखिए जियो में हजारों एक्साइजमैन काम किया था, जो कि टेलीकॉम सेक्टर से है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का जो टेलीकॉम सेक्टर है वहां से जो रिटायर हुए बहुत ऐसे लोग जियो में काम कर रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट है आपका क्लरिकल अकाउंट्स एंड बैंक ऑफिस जॉब। इस पोस्ट के लिए तो देखिए हर जगह में क्लरिकल स्टाफ चाहिए, हर जगह में अकाउंट्स का स्टाफ चाहिए, बैक ऑफिस का भी स्टाफ चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो एक सर्विसमैन को पसंद करते हैं क्योंकि इनका डेडिकेशन, इनका लॉयल्टी, ये सारी चीज जो है, इनका एक्सपीरियंस, ये सब चीज जो लोग पसंद करते हैं वो कंपनियां जो है अपने कंपनी में इनको रख लेते हैं। तो ये सब कंपनीज में जॉब के लिए अगर आप इच्छुक है तो इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाइए। और आपको ध्यान रखना होगा, कुछ एक वेबसाइट्स है, जॉब पोर्टल्स है, जैसे naukri.com है, मॉन्स्टर है, ये सभी जगह में आप अपना सीवी को रजिस्टर कराइए ताकि आपको बहुत सारे ऑफर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग जॉब्स। देखिए अगर आपने फौज में रहते हैं मार्केटिंग का कोई क्वालिफिकेशन गेन किया, जैसे कि मार्केटिंग से एमबीए किया, तो सिविल में बहुत सारे आपको ऑफर मिलेगा। एमबीए मार्केटिंग का बेसिस पे जॉब्स का। और मार्केटिंग जॉब एक ऐसी जॉब है वहां पे आपको बहुत सारे इंसेंटिव भी मिलेगा सैलरी के अलावा, और जो प्रमोशन स्कोप है वो बहुत अच्छा स्कोप है और आपका मन चाहे इनकम कर सकते हैं उसमें, इतना अच्छा स्कोप है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसके लिए अभी से आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट लेवल का जॉब। देखिए जो जेसीओस कैटेगरी है खास करके उनको बहुत सारी कंपनीज है मैनेजमेंट लेवल में रखते हैं, सुपरवाइजर लेवल में रखते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस तरह का कंपनीज का आपको बहुत सारे मिलेगा। आपको अभी से जो है जॉब पोर्टल्स में आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आपको इस तरह का ऑफर रिटायर के बाद मिल सके। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट एंड ऑफिसर। सिक्योरिटी के लिए डिफेंस पर्सनल जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होता है। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है किसी भी कंपनी के पास सिक्योरिटी के लिए तो वो ढूंढते हैं डिफेंस पर्सनल। तो अगर आप जेसीओस कैटेगरी के हैं तो आपको सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट मिल सकता है, और हवलदार है तो आपको सुपरवाइजर का मिल सकता है, और भी बाकी जो अदर रैंक्स का है आपको सिक्योरिटी का बहुत सारे जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल है। और बहुत सारे कंपनीज है कि कोई रैंक नहीं देखते हैं, उनका पर्सनालिटी देख के ही आपको सिक्योरिटी का किसी भी पोस्ट में आपको एम्प्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। डिफेंस पर्सनल का जो पोलाइटनेस है, उनका जो बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर है, इसको देखते हुए बहुत सारे कंपनीज है पब्लिक रिलेशंस में डिफेंस पर्सनल को एम्प्लॉय करते हैं। तो आप इसके लिए भी आप अपने आप को अभी से तैयार करें, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें ताकि आप किसी भी कंपनी में पब्लिक रिलेशंस जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और लीडरशिप तो डिफेंस का खून में है, क्योंकि हर जगह में आप लीडरशिप का रोल निभाते हैं, चाहे कंपनी हवलदार मेजर है, आरएचएम है, क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर है, या फिर सेक्शन कमांडर है। हर जगह में आपको लीडरशिप जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो लीडरशिप है वो सिविल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे कंपनीज है जो अपने टेस्ट में टीम लीडर के पोस्ट में आपको रखने के लिए तैयार है। तो इसके लिए आपको अपना थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और सिविल का जो बिजनेस है, सिविल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका थोड़ा सा नॉलेज होना आपका जरूरी है। तो आप उसी ढंग से अपने आप को तैयार कीजिए। तो ये था कॉर्पोरेट जॉब का। इसका अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है कॉर्पोरेट में जिसके लिए आप एलिजिबल है, और अभी भी काफी डिमांड है डिफेंस पर्सनल का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नौकरी तो मैंने बहुत कर लिया, 20 साल 30 साल नौकरी कर लिया, अभी नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना है, या फिर अपना खुद का इंडस्ट्री बनाना है, तो इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। जैसे कि मान लीजिए आपने ओन बिजनेस करना है। देखिए बिजनेस तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग, किसी चीज को आप खरीदना है और एक दुकान लगा दिया, या फिर आपने अपना गोडाउन रखा और आपने उस चीज को स्टॉक किया और सेल किया, तो ट्रेडिंग बिजनेस है, ये बहुत अच्छे बिजनेस है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास टेक्निकल कुछ स्किल है, या फिर आप टेक्निकल स्किल हायर करके आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे डिफेंस पर्सनल है रिटायरमेंट के बाद किसी ने एक सोप फैक्ट्री खोल लिया, डिटर्जेंट का फैक्ट्री खोल लिया, और प्लास्टिक फैक्ट्री खोल लिया, बहुत सारे लोगों ने टेक्सटाइल फैक्ट्री भी खोला है। तो आप इस तरह का जो है आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है सिविल में। अभी तो स्टार्टअप इंडिया भी आ गया, गवर्नमेंट का बहुत आपको जो सहायता मिलेगा, और डिफेंस से भी बहुत सारे स्कीम्स है, वो स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विसिंग अब्लिक मेंटेनेंस। अगर आपके पास स्किल है और आप ये सोच रहे हैं कि सर्विसिंग या रिपेयरिंग मेंटेनेंस ये सब का दुकान आप खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप जो है अपना स्किल को लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर। देखिए सर्विसेज सेक्टर जो है बहुत ब्लूमिंग है इंडिया में। अभी सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया का जो जीडीपी है उसमें एक अहम हिस्सा है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, आपका होटल सेक्टर हो गया, इस टाइप का बहुत सारे सेक्टर्स है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो गुड्स नहीं बेचते हैं, जो सामान नहीं बेचते हैं, केवल मात्र सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे सर्विसेज सेक्टर्स है जिसमें आप जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे ना तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग का बिजनेस कैसे है, जैसे उबेर ओला जो कैब का जो बिजनेस है, उसमें क्या कर रहा है, वो खुद सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो खुद गुड्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है
बहुत सारे गाड़ी का जो मालिक है उनको कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके जो है पब्लिक को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ताकि वो सर्विस अवेल कर पाए। तो इस तरह का बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग सर्विसेज है, जैसे कि जो ऑनलाइन ट्यूशन है, आप बहुत सारे ट्यूटर को इकट्ठा करके आप एक प्लेटफॉर्म बना के आप लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग सर्विस है। इस तरह का बहुत सारे सर्विसेज है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप जो है मेरा एक वेबसाइट है wondercareer.in, उसमें आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स का उसमें आपको मिलेगा और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल पाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। देखिए, अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है जिसको लगा के आप अपना प्रोफेशनल वे में आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, ये आपने सोचा, तो आप इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन के लिए बिल्कुल फिट है। तो इसमें आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा जिसमें आप अपना स्किल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर लॉ का डिग्री है तो आप लीगल सर्विसेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास अगर आप मान ले एएमसी से बिलोंग करते हैं, आर्मी मेडिकल कोर्स से, तो पैरामेडिकल जो सर्विसेज है जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया और भी इस तरह का बहुत सारे सर्विसेज है, पैथोलॉजिकल सर्विसेज है, ये सब कुछ आप खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम टैक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है या फिर नॉलेज आपने गेन किया है या फिर आपने सोचा है कि मैं जाके कर लूंगा, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। जीएसटी जो आज का दिन में बहुत ही एक अच्छा सेक्टर है, जीएसटी कंसल्टेशन, तो इसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को। आप अगर मैकेनिकल ड्राइवर ट्रेड का है और गाड़ी के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप अपना गैरेज खुद का बना सकते हैं या फिर आप अपना ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए क्लरिकल कैडर का है और आपको लिखने का, टाइप करने का बहुत अच्छा स्किल है, अच्छा नॉलेज है और आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आप राइटिंग का या फिर डीटीपी सर्विसेज का भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑप्शंस तो और भी बहुत ज्यादा है, हजारों ऑप्शंस है। कुछ एक ऑप्शंस जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और भी ज्यादा ऑप्शंस के बारे में आपको जानना है तो आप गूगल में सर्च कीजिए या फिर मेरा एक वेबसाइट है wondercareer.in, उसमें भी आप जाके बहुत सारे ऑप्शंस का और कैसे उस कैरियर ऑप्शन को आप आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये था इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।